नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आरक्षण को लेकर गर्माती जा रही राजनीति के बीच इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्र के हित में यह आवश्यक हो गया है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं को सभी तरह के आरक्षण से दूर रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि वो इस संबंध में सकारात्मक कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश को आजाद हुए 68 साल हो गए, लेकिन वंचितों के लिए जो सुविधा उपलब्ध कराई गई थी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि वो इस संबंध में उचित कदम उठाए, क्योंकि राष्ट्र हित में ऐसा करना बहुत जरूरी हो गया है। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में प्रवेश को लेकर योग्यता मानकों को चुनौती देने के संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायाधीश पीसी पंत की पीठ ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में चयन का प्रारंभिक मापदंड मेरिट बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई बार कहा गया है। इसके बाद भी जमीनी हालात वैसे ही हैं और मेरिट पर आरक्षण का आधिपत्य रहता है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उच्च शिक्षा में आरक्षण नहीं होना चाहिए? उच्च शिक्षा में आरक्षण हटने से क्या देश का भला होगा? इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आरक्षण को लेकर देश भर में बहस छिड़ी है। संघ प्रमुख ने आरक्षण की समीक्षा की वकालत की तो देश में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। आरक्षण बिहार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। देश भर में आरक्षण पर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी उच्च शिक्षा में आरक्षण हटाने की बात कहकर एक नई बहस छेड़ दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में एडमिशन को लेकर योग्यता के मानकों को चुनौती देने के संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देश को आजाद हुए 68 साल हो गए, लेकिन वंचितों के लिए जो सुविधा उपलब्ध कराई गई थी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। केंद्र सरकार इस संबंध में उचित कदम उठाए, क्योंकि राष्ट्र हित में ऐसा करना बहुत जरूरी है। पूरे देश में अगर हमको आगे बढ़ना है, अगर हमको दुनिया का बेस्ट कंट्री बनना है, अगर हमको सुपर पावर बनना है, तो जो हमारा बेस्ट टैलेंट है उसको सबसे आगे आना चाहिए और सिर्फ मेरिट के अलावा कोई दूसरा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। जब तक जातिवाद है तब तक आरक्षण रहना चाहिए। लोगों का जो उनके प्रति व्यवहार है वो बहुत नीचे है। आरक्षण के बाद भी, बहुत ऊंचे पोस्ट पे जाने के बाद भी वो लोग निम्न एटलीस्ट है कि कम से कम उन्हें आरक्षण दे करके उनका स्टेटस बढ़ाया जा सकता है। बिहार में आज तीसरे चरण का मतदान हो गया। आरक्षण को लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा है। खासकर संघ प्रमुख के बयान के बाद आरक्षण का मुद्दा तो बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुका है। ऐसे में ऐन चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट का उच्च शिक्षा से आरक्षण हटाने को लेकर टिप्पणी करना मुश्किलें बढ़ा सकता है। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज 24। तो तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। आरक्षण को लेकर कुछ सवाल जो खड़े हुए हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात उनसे करवा दूं। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी यहां पर मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अजय आलोक, जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक भारती जी हैं, दलित चिंतक हैं आप। नित्यानंद अगस्ती मेरे साथ हैं, आप यूथ फॉर इक्वलिटी से जुड़े हुए हैं। और प्रोफेसर विजय लक्ष्मी सिंह भी मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगी, आप शिक्षाविद हैं। तमाम लोगों से बातचीत होगी, लेकिन पहला सवाल गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आपसे ही होगा, क्योंकि सरकार में भी आप लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं, क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? सबसे पहले तो ये बताएं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये मत है, लेकिन सरकार के यहाँ पे हमारी जो क्लियर कट स्टैंड है कि आरक्षण अभी देश की आवश्यकता है। देश को विकास चाहिए, लेकिन समावेशी होना चाहिए और देश को हर क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो अभी जो कई क्षेत्र, जो कई लोग हैं हमारे देश के कई हिस्से के या कई जातियों के, वो बहुत पिछड़े हैं। जब तक उनका उत्थान नहीं हो सकता, वो उत्थान नहीं हो पाएगा जब तक आरक्षण की आवश्यकता है। और हमारी पार्टी ने इसको क्लियर कर दिया है कि ये बातें आप बिहार चुनाव को देखते हुए तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। संघ प्रमुख का जो बयान आ गया था आरक्षण को लेकर, उसके बाद बड़ा बवाल हुआ और कहा यह भी गया कि आप लोगों को नुकसान हो रहा है इस वजह से। तो बिहार के बाद और चुनाव नहीं आएंगे क्या? इसके पहले चुनाव नहीं आए थे क्या? तो चुनाव के बल पे हम ये बात नहीं कह रहे। ये हमारी आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि अंत्योदय में सबका विकास, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार का क्या रुख हुआ? सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कराया कि इस ऑर्डर में कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज नहीं किया गया, तो ये स्टैंड करेगा। उसने अपने ओपिनियन दिया। सुप्रीम कोर्ट कई चीजों में ओपिनियन देता है और कई लोग भी इसमें ओपिनियन देते हैं। डिवाइडेड है। पीछे भी लोगों ने जो आरक्षण को राजनीति खेली थी, उसके कारण प्रॉब्लम होता है। किसने खेली थी आरक्षण पर राजनीति? कांग्रेस ने पूरा कई बार राजनीति के लिए 9% का आरक्षण घोषणा की इलेक्शन के पहले और फिर कुछ नहीं दिया। यह स्पष्ट आज मोदी जी ने भी कहा है। तो ये आरक्षण
आरक्षण पे ये जो जातिगत या जेडीयू और ये सब आरक्षण पे राजनीति करते हैं, उस अगर समाज का मैं जवाब लेता हूं क्योंकि आपने जेडीयू का जिक्र कर दिया ना अजय आलोक, अगर वो समाज के उस का उत्थान चाहते कांग्रेस के तो 65 साल में कर देते ना। आज सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रहा है कि 65 साल में आपने उत्थान नहीं किया, नारे दिए। तो यह तो जवाब यूपीए के सरकार को देना पड़ेगा। क्यों? अजय आलोक जी जवाब दीजिए। अजय आलोक जी, 68 साल हो गए, सिर्फ नारे बुलंद किए गए, क्यों आखिर सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ता है? ऐसा है कि देश की जो मानस की एक थिंकिंग हो गई, माननीय मोहन भागवत जी के बयान के बाद आरक्षण के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की थी कि जातिगत आरक्षण पहले भी तो आरक्षण चल रहा था और आरक्षण को अरे सुन लीजिए गोपाल कृष्ण जी, मैं आपको नहीं टोक रहा था, थोड़ा धैर्य रखिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक पे आप देश में जो बोलेंगे ना। मानस की एक मेंटालिटी बन गई, बिल्कुल बोलूंगा, मैं आ रहा हूं उस पर, क्यों चिंता कर रहे हैं? आपके हिसाब से नहीं बोलूंगा ना मैं। तो जो इसमें जो एक मानस, एक आम धारणा बन गई कि मोहन भागवत जी का ये मानना है कि आरक्षण पे पुनर्विचार होना चाहिए और किनको किसकी जरूरत है और जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था समाप्त करनी चाहिए। तो देश की अवधारणा जब ये बनती है तो सुप्रीम, अरे भैया आप इतने क्यों बेचैन हो जाते हैं? भागवत जी के नाम से गलत स्टेटमेंट दोगे और हम अरे सुनेंगे। 2 मिनट तो, अरे आप राहुल गांधी का बोलिए ना स्टेटमेंट, अपने बारे में बोलिएगा। हाँ, तो राहुल गांधी के बारे में बोलिएगा। मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट गलत है, स्पष्टीकरण आ चुका है। ऐसे बहस का कोई फायदा नहीं है। अरे आप राहुल गांधी के स्टेटमेंट पे बोलिए, सुप्रीम कोर्ट पे बोलिए। 2 चरण बाकी है अभी। नहीं, मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के ये कहेंगे। अरे बिल्कुल बोलो, उनकी बात रखने दीजिए ना, उनकी जो बात है वो जो अपना मत है रखिए, उसके बाद अपनी बात कहिएगा। अजय आलोक अपनी बात पूरी कीजिए। और मोहन भागवत जी ने अपने ये स्टेटमेंट को 2 दिन के बाद फिर से इन्होंने रिटीरिएट किया कि कोई कुछ भी बोले, मैं अपनी जगह पे कायम हूं। तो ये अवधारणा एक देश के मानस में बनी कि मोहन भागवत जी की अवधारणा है, और मोहन भागवत जी की अवधारणा मतलब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की अवधारणा। अब उसको प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अरुण जेटली कुछ भी बोले, देश नहीं मानने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये अवधारणा आई कि ये लोग तो पक्षधर हैं, ये सरकार लगता है कि कुछ सोच सकती है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक ओपिनियन दे दिया। अजय आलोक जी, इनके लिए तो अस्त्र शस्त्र ही है। एक मिनट सर, आप क्या इनके लिए तो अस्त्र, इनके लिए सबसे बड़ी अदालत है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया? नहीं, सरकार ने नहीं, एक मिनट, सरकार को उन्होंने सजेशन दिया, सपोर्ट में कहा, सरकार को सजेशन दिया, सरकार को सजेशन दिया कि आप ये करिए। प्रधानमंत्री ने दिया, आप ये देखिए, आप ये देखिए अखिलेश जी, आप ये देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन क्या चीज की थी? सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन आई थी, डोमिसाइल विरोधी पिटीशन गई थी कि सिर्फ डोमिसाइल के आधार पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में यह आरक्षण न क्यों दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि कंप्लीट उच्च शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था ही गलत है। 27 साल पहले हमने टिप्पणी की थी, आज फिर हम कर रहे हैं। देश को आगे बढ़ना है तो ये खत्म करना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि तमाम राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर निर्णय ले। तो अब तो केंद्र सरकार के पाले में गेंद है ना, केंद्र सरकार निर्णय ले, राज्य सरकारों से बात करें। क्या निर्णय होगा छोटे में बताइए, क्या होगा? सरकार ने आपके पाले में गेंद है, आपका क्या निर्णय? आपकी बात हो गई। हमारा निर्णय स्पष्ट है, हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया, हमारे जो प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने कह दिया कि आज आरक्षण का आवश्यकता इस देश में, हम आरक्षण के पक्ष में है। अब ये बताएं स्टेट गवर्नमेंट को, ये जो जहाँ पे कांग्रेस की वहां पे रखेंगे या वहां पे हटा देंगे? ये कांग्रेस बताए। अभी आप कह रहे हो कि प्रदेश सरकारों को भी कहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि आप सहमत नहीं हैं जिनसे हम बातचीत करें। मेरे साथ यहाँ नित्यानंद अगस्ती, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, क्या उसको लागू करने की आवश्यकता है? अगर है तो क्यों? आपका क्या मत है इस पर? आज समय की मांग है, इसका पुनर्विचार होना चाहिए। और ये जो शैक्षणिक और सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, उसका एक लिमिट भी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति बीटेक भी कर लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, IIM अहमदाबाद से, MBBS कर लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, स्टिल विल ही बी कॉल्ड एज बैकवर्ड। किसी व्यक्ति ने प्रोफेसर बने उच्च शिक्षा के संस्थान में, प्रोफेसर तो तब बनेगा ना जब हायर एजुकेशन में आप रिजर्वेशन देंगे। यहाँ तो बात ये हो रही कि हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन ना दें आप। नहीं, खत्म होने का बात नहीं हो रही है। केवल जो जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था चल रही है उसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। केवल जाति ही क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए बैकवर्डनेस का डिसाइड करने के लिए। क्यों होना चाहिए? अगर ये एक लॉजिक दिया जाता है कि इस देश में जो वंचित है, शोषित है, वो लंबे वक्त तक ऐसी स्थिति में रहा कि वहां पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, बैकवर्ड बहुत ज्यादा है, तो हायर एजुकेशन में उसको क्यों ना दिया जाए रिजर्वेशन? उसको अतिरिक्त सुविधा क्यों ना दी जाए? क्या अभी भी उस जाति का अगर कंपेयर करते हैं, एक OBC अदर बैकवर्ड कास्ट का छात्र
जो बिहार के किसी गांव से ही कॉलेज से पढ़ता ठीक है है। और किसी अदर बैकवर्ड कास्ट का छात्र सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से पढ़ता है हाँ। और दोनों को सिमिलर जो जाकर के आगे जॉब या किसी उसके लिए जाएंगे, क्या उनको सेंट स्टीफेंस छात्र को लेना चाहिए या ओबीसी जो बिहार से जो छात्र अशोक है, भारती जी जवाब उसको दीजिए उसका लाभ मिलनी चाहिए? देखिए, मैं तो 2-3 चीजें कहना चाहता हूं, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, कि पहली बात तो हमको ये समझना चाहिए, और मैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका भी ध्यान इस बात पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 15(5) है, हालांकि ये सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, लेकिन संविधान का जो अनुच्छेद 15(5) है वो ये साफ कहता है कि शिक्षा में आरक्षण की जो व्यवस्था है, जो लोग पिछड़े वर्ग हैं वो मूल अधिकारों की श्रेणी में उनको वो मिलना चाहिए। साथ के साथ ये 15(5) ये भी कहता है कि इस आरक्षण की कोई समय सीमा नहीं है, उसके ऊपर एक बाइंडिंग है। वो बाइंडिंग ये है कि जब ये सामाजिक शैक्षिक तौर पर पिछड़े वर्ग बाकी लोगों के, जैसे नित्यानंद जी हैं, उनकी जाति के समान जब लोगों के समान जब आ जाए तब ये आरक्षण हटाया जा सकता है। एक बात ये। दूसरा कि जो आरक्षण से संबंधित जो दूसरा क्लॉज है 16(4), वो ये कहता है सरकार या राजकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व का सवाल है। तो प्रतिनिधित्व के सवाल पर जो पिछड़े वर्ग हैं, दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनका आरक्षण होना चाहिए और उसके ऊपर भी कोई समय की सीमा नहीं है। तो हमको ये समझना चाहिए कि जो हजारों सालों से शिक्षा में पिछड़े, जिनका शिक्षा का कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई इतिहास नहीं है उनका, एक पीढ़ी में आप थक गए, एक पीढ़ी में आपको लगता है कि वो लोग आगे निकल गए आपसे, ठीक है? आप हजारों इसका क्या मतलब है? एक मिनट अशोक अभिषेक जी, मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है, आर्गुमेंट कब तक चलेगा? नहीं, इसका एक लिमिट। हाँ, मैं लिमिट पे भी आ रहा हूं, मैं उस पर भी आऊंगा, मैं बताऊंगा, होनी चाहिए ना, मैं उस पर भी आऊंगा। देखिए, आप कहते हैं कि पिछड़े वर्ग में गरीब और पिछड़े वर्ग में थोड़ा सा एडवांस व्यक्ति। मैं कहता हूं ये बात आप अगली जाति के बारे में क्यों नहीं कहते कि अगली जाति के गरीब को आरक्षण आपके खिलाफ क्यों नहीं मिलना चाहिए? आपने आज तक अगली जाति के गरीब की बात की कि आरक्षण में उसको मिलना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात अगली बताइए। जाति के नाम पर सर, अगली जाति के नाम पर अगली जाति के धन्ना से शक्तिशाली तबके वो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। नहीं, उनका गरीबों से कोई लेना देना नहीं। बताइए अशोक भारती जी, एक बात मुझे बताइए, हायर एजुकेशन की जब बात की जाती है, ऐसे संस्थानों में दाखिले की जब बात होती है, तो वहां पर वो सिस्टम क्यों ना लाया जाए? देश में कई जगहों पर है, जैसे जेएनयू का अगर मैं उदाहरण दूं, प्रोग्रेसिव एडमिशन पॉलिसी है। अगर एक शख्स, एक बच्चा किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर उसने दिल्ली में पढ़ाई की है, दूसरे ने मऊ में पढ़ाई की है, तो दोनों की पढ़ाई की गुणवत्ता में फर्क होता है, उसे कुछ वहां फायदा दिया जाता है, फिर परसेंटाइल के आधार पर। वो सिस्टम क्यों ना लागू हो? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि आप जो सुझाव दे रहे हैं कि जेएनयू वाला सिस्टम जो है लगाइए उसको, कि प्रोग्रेसिव जो बैकवर्डनेस है उसको आप लगाइए उसको, लेकिन जो आरक्षण विरोधी इस बात को मानते हैं क्या? मेरा मानना यह है कि जो जितना पिछड़ा है उसको उतना ज्यादा स्टेट का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। हम मानते हैं किसी विद्यार्थी उसका स्कूल का स्टेटस कन्वेंट स्कूल से पढ़ा है या रूरल स्कूल से पढ़ा है, पिताजी का जॉब प्रोफेशन क्या रहा है, मैनेजरियल प्रोफेशन में रहे या क्लरिकल प्रोफेशन में रहे, और कहाँ के देश के रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, उसका प्रेफरेंस उनको मिलना चाहिए। दैट काइंड ऑफ सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड। नहीं कि 1000 साल से हमें पर अत्याचार हुआ है वो कंटिन्यू चलना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना। केवल जाति ही एक आधार होने चाहिए। दिल्ली में रहता हूँ, आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, उसका विरोध नहीं करें, यही तो हम कह रहे हैं कि आरक्षण होना चाहिए। आप तो उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि आप कीजिए इसको, ऐसी हम कह रहे हैं कि बन ऊंची सकती जाति के अमीरों को निकालिए बाहर उससे। क्योंकि आरक्षण जब दिया गया तो उसमें एक चीज ये भी है, वो कह रहे हैं यहां पर अशोक भारती जी कि वो ऐसा नहीं कि कोई प्रावधान है, समय सीमा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो अनंत काल तक हो। आरक्षण जो दिया गया उसका एक पर्पस था, तो वो पर्पस अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा, 68 साल गुजर गए, तो क्यों नहीं हो पा रहा? क्या इसके लिए पॉलिटिकल सिस्टम जिम्मेदार नहीं है, जिसने आरक्षण को सिर्फ वोट के लिए देखा है अब तक? बिल्कुल, असली आपने बात यही कही है आनंद जी की, ये अखिलेश जी की यही बात है कि अभी आरक्षण की जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो उसको वोट बैंक बना के चल रहे हैं, जब तक उसके लक्ष्य को प्राप्त करना, और यही जो आवश्यक भी है कि जो आरक्षण है। और अभी अगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को देखें तो यह जातिगत आरक्षण की बात नहीं कर रहे, यह कर रहे क्षेत्र के आरक्षण को, जो डोमिसाइल की बात है। तो यह पूरी तरह से इसके मतलब यह है कि जो अभी हमारे समाज में आरक्षण का जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑब्जेक्टिव बताया था, वह लक्ष्य का कोई टाइमलाइन भी इसीलिए नहीं रखा था कि यह डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और यह अचीव अगर जब तक नहीं होता तब तक आरक्षण की आवश्यकता है। तो आज की स्थिति देख के
यह स्पष्ट है कि आरक्षण ने अपना लक्ष्य प्राप्त अभी नहीं किया है, उसकी आवश्यकता अभी देश को है। अब इसका कारण, अब इसके कारण ये अगर देखा जाए कि आरक्षण अभी तक लक्ष्य क्यों नहीं प्राप्त किया, जो लोग सत्ता में थे, जो सत्ता में थे, उनकी जिम्मेदारी है वो बताएं अजय आलोक जी, क्यों नहीं लक्ष्य। अजय आलोक जी, जरा आप ईमानदारी से बताइएगा, इस देश में क्या आरक्षण को लेकर ज्यादा राजनीति होती रही है? उसके पीछे मंशा राजनीतिक दलों की ये कम नजर आती है कि वाकई इस जाति के लोगों का कल्याण हो, वो आगे बढ़े, वो समाज में जो उन्हें अधिकार मिलना चाहिए वो मिले, इसके बजाय राजनीति ज्यादा होती रही। अखिलेश जी, इसमें भी है क्या? आपको शक है क्या? अभी 1 महीने पहले बिहार चुनाव चल रहे हैं और मोहन भागवत जी के सब मुखवाणी से ये सब शब्द निकलते हैं आरक्षण के बारे में, तो ये राजनीति नहीं तो क्या है? लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा, अरे मैं दिलाना चाहता हूँ आपको याद, आप मोहन भागवत जी के नाम पे मिला क्यों जा रहे हैं भाई? भाजपा ने स्पष्ट कह दिया। साहब का क्या संबंध है? आप भारतीय जनता पार्टी के राहुल गांधी के स्टेटमेंट को कोट किया करिए ना। अरे अरुण जेटली जी ने कहा, क्यों हो गए हैं? सबने कहा आरएसएस अलग है, भाजपा अलग है। आरएसएस ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको आरएसएस से ऑब्सेशन है। आप आरएसएस की चिंता क्यों कर रहे हैं भाई? तो आप कर रहे हैं, अलग है, आरएसएस अलग है, अरुण जेटली ने कह दिया। हम तो आरएसएस के साथ खड़े हैं। एक मिनट देखिए, अब अजय आलोक जी को बात पूरी करने दीजिए। अभी आप कह रहे हैं आरएसएस के साथ खड़े। अजय जी, छोटे में अपनी बात रखिए सर, जल्दी से। 2005 में पार्लियामेंट में नीतीश कुमार ने बहुत साफ साफ शब्दों में उनका भाषण रिकॉर्डेड है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण की व्यवस्था तो तब लागू होती है ना जब 12वीं पास कर जाएगा, उसके बाद ना उसको हायर एजुकेशन, उसके बाद ना उसको नौकरी, उसके बाद ना उसको कुछ। लेकिन यह व्यवस्था देश में कब बनेगी कि बच्चे 12वीं तक पढ़ लें, वो अनुसूचित जाति, दबे, पिछड़े, शोषित जितने बच्चे। इसी का तो जवाब आपसे मांग रहे हैं। नीतीश कुमार जी के प्रयास से, अरे हम तो बता रहे हैं जवाब, आप अपना जवाब दीजिए। 12.1% ड्रॉप आउट रेट था स्कूल का बिहार में जब हम सत्ता में आए, आज वो घट के 1.1% हो गया। ये होता है जमीन पे काम। आज हमारे तमाम दलित, पिछड़ों, शोषितों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। चलिए, 12वीं से हायर एजुकेशन की तरफ वापस लौटता हूं। 1.1% पे आ गया। 12वीं पास करेगा तब ना आरक्षण का। मेरे साथ प्रोफेसर विजयलक्ष्मी सिंह है यहाँ पर, शिक्षाविद हैं आप मुझे जरा एक बात बताइए कि अगर हायर एजुकेशन में आप आरक्षण नहीं देंगे उस तबके को जिसको इसकी आवश्यकता है, जो पिछड़ा हुआ है, फिर आपको कैसा लगता है कि उस तबके से लोग डॉक्टर या इंजीनियर बन सकेंगे? फिर तो वो काम नहीं कर सकेंगे जो कहा जाता है तथाकथित तौर पर जो एलीट क्लास के लोग कर रहे हैं। देखिए, आपका सवाल मैं दूसरे तरह से रखती हूँ कि आरक्षण ऑलरेडी है हायर एजुकेशन में और आरक्षण लोगों को मिल रहा है। अब सवाल ये होना चाहिए कि क्या जो आरक्षण स्टूडेंट्स को हम यूनिवर्सिटीज में दे रहे हैं, आईआईटीज में दे रहे हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में दे रहे हैं, उसका रियल बेनिफिट उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस सवाल पे चर्चा होना चाहिए। बिकॉज ये सवाल बहुत अहम है। आरक्षण है, आज सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देख लीजिए जिसमें कहा है कि जो मेडिकल की सुपर स्पेशलिटी है उसमें आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी में सीट्स बहुत कम होते हैं और वहां पे मेरिट को तवज्जो देना चाहिए। वैसे ही देश में डॉक्टरों की कमी है, हम सब जानते हैं कि देश में डॉक्टरों की बहुत भारी कमी है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि सुपर स्पेशलिटी में कर्नाटक के संदर्भ में कहा, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के संदर्भ में कहा गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और किस मोडालिटीज कैसी होनी चाहिए आरक्षण की, इस पर भी एक डिबेट होना चाहिए। हायर एजुकेशन में आरक्षण है और आरक्षण का पूरी तरह से पालन भी किया जाता है। और जो ये दिया जाता है, अशोक भारती जी, जो बात यहाँ पर विजय जी भी कह रही हैं कि गुणवत्ता और योग्यता पर भी इसका फर्क पड़ता है। जब आप इस तरीके से हायर एजुकेशन में भी आप रिजर्वेशन देते हैं तो क्या इसके लिए कोई तरीका नहीं निकलना चाहिए? फिर देखिए, अगर किसी ने मान लीजिए प्राइमरी एजुकेशन जिसको बढ़िया तरीके से अगर लोगों को मिल गई, बच्चों को मिल गई है, फिर उनको क्यों आवश्यकता है कि हायर एजुकेशन में भी उनको रिजर्वेशन मिले? देखिए, मैं आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और महावीर वर्धमान कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज है उसके 2 केस बताना चाहता हूं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में प्रोफेसर थोराट की एक कमेटी थी जिसमें 25 बच्चों को लगातार फेल किया गया था। ये निकल कर आया रिपोर्ट की कमेटी के अंदर, उन दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों को प्रोफेसर्स ने जानबूझ के फेल किया था। वर्धमान कमेटी की जजमेंट में यह निकल कर आया कि वहां दलित बच्चों को जानबूझकर फेल किया गया था। आप बताइए कि अगर आपने 2 उदाहरण दिए जानबूझकर फेल किया, सरकार की रिपोर्ट, ऐसा तो नहीं है ना पूरे देश में जानबूझकर फेल किया जा रहा है? ये तो चलिए क्राइम है अगर कोई ऐसा कर रहा है। मेरा तो आपराधिक मानसिकता है कि अगर कोई क्रिमिनल है, अगर आप मेरे को एक क्रिमिनल एक क्राइम के एक बात मेरे को अगर पूरा करने का मौका देंगे तो मैं बताऊंगा कि ये एटीट्यूड उन अध्यापकों का है
जो हाईली क्वालिफाइड हैं और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि देश के अंदर अच्छे छात्र पैदा होने चाहिए, उनको जानबूझकर फेल कर रहे हैं। तो भारतीय समाज का चरित्र ऐसा है कि हर व्यक्ति अपनी जाति को देखता है, उन कंटेम्प्ट है दलितों के प्रति। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, भारती जी, आपके बताइए। सामने एक एग्जांपल रखता हूं। 2015 के कुछ आंकड़े हैं मेरे पास। बिहार मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो 812 सीट में से 87 सीट खाली रह गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सामान्य सीट से भरी गई वो सीट। IIT की मैं बात करूं तो वहां पर जो मेरिट लिस्ट है सामान्य के लिए, आप इस पर टिप्पणी कर सकती हैं, 24.5%, ओबीसी की मेरिट लिस्ट है 22% और SC ST की 62%। बताइए। हाँ, अगर ये स्थिति है SC की 62% मेरिट है सर, हाँ। बाकी जनरल की 24%। बताइए नित्यानंद जी, आप देखिए। नहीं, आई एम विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू मेरिट मैं ऑफ कट ऑफ एवरी की बात सेक्शन। कर रहा हूं। हाँ। मैं किसी को ये नहीं बता रहा हूँ कि तो आपने कहा ना, जो हमारी मेरिट तो तिगुनी है इनसे। नहीं मेरिट पर इनको कोई क्यों मिलना चाहिए? नहीं, हम ये आप नहीं ही बता करें, रहे, मैं तो नहीं बता मेरिट रेस नहीं है। आप ही तो बता रहे हैं ना, मैं तो नहीं बता रहा। नहीं, बात वो नहीं है। आई एम नॉट हमारी सेइंग तिगनी मेरिट को आप रिजेक्ट नहीं, करना नहीं, चाहते हैं, ये हमारे बच्चों को फेल करना चाहते हैं। आंकड़े में कुछ प्रॉब्लम इसमें- आंकड़े लगता है जो अब चूंकि दलित ने अच्छा नो आई डिसएग्री। NDTV ने दिखाया था गुजरात के बारे में, दिखाया था कितना फर्क है। भाई साहब, हम नेक टू नेक आपसे फाइट कर रहे हैं, लेकिन ये फाइट तब कर रहे हैं, मतलब कि दलित जो है मेरिट के मामले में आपसे कम नहीं है, लेकिन सुविधाओं के मामले में आपसे कहीं टिकते नहीं। हम कोटा में नहीं जा सकते, सुन लीजिए, हम कोटा कोचिंग क्लासेस नहीं कर सकते। सुविधा तो उसे भी नहीं मिल पा रही है ना विजया जी, जो कहीं गांव में बैठा हुआ शख्स है, चाहे वो दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा मैं हो, इस विषय में- और एक कॉन्वेंट में पढ़ेगा कोई दिल्ली जैसे जगह में, मुंबई में, तो उसमें तो फर्क वैसे भी आ जाएगा। मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूंगी। देखिए, कम से कम मैं दलित विरोधी नहीं हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। मैं कभी इस टर्म में भी कहीं आपके आर्गुमेंट से पता लगेगा कि आप दलित विरोधी हैं या नहीं है। नहीं, आपके आर्गुमेंट कहने से नहीं मानेंगे कि आप दलित विरोधी नहीं हैं। अपनी अपनी बात आपके समर्थन में ना बोले। इन्होंने चार्ज लगाया, इसलिए मैंने कहा कि इन्होंने ये चार्ज लगाया कि जो इस तरह के व्यू पॉइंट्स रखेगा वो दलित विरोधी होगा। मैं दलित विरोधी नहीं हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इन्यूमरेबल दलित हैं और मेरे इक्वल हैं। हमने कभी ऐसा फर्क नहीं समझा। इसके बाद मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगी कि ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, ये अपने स्वतंत्रता के बाद से अब तक चली आ रही है। मैं ये जरूर कहूंगी कि रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि रिजर्वेशन बिल्कुल खत्म होना चाहिए, क्योंकि अभी भी देश में बहुत ही विषमताएं हैं, बहुत तरह की समस्याओं से गांव में या शहरों में भी कॉर्नर्स में, लेकिन एक आंकड़ा जो मैं अपने दर्शकों के सामने रख रहा था, मैं उसको दुरुस्त कर दूं, जिस पर आपने टिप्पणी की थी IIT वाली, उसमें ये मेरिट लिस्ट का मैं जिक्र कर रहा था, जहां कॉमन मेरिट लिस्ट 124 है, ओबीसी 112 और SC ST वाला 62 है। ये परसेंटेज की बात नहीं हो रही थी, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे। मैं आऊंगा आपके पास। उसके बाद सवाल कई हैं कि अगर आरक्षण हट गया तो क्या इससे वाकई कोई देश का भला होने जा रहा है, या सिर्फ और सिर्फ इस पर हम लोग राजनीति कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। तो सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या उच्च शिक्षा में आरक्षण नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद कुछ सवाल खड़े हुए हैं। बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और प्रोफेसर विजय लक्ष्मी सिंह जी, आपसे मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा इस सेगमेंट में। जरा मुझे यह बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की उसमें एक बात कही गई है कि देश को आजाद हुए 68 साल हो गए, लेकिन वंचितों के लिए जो सुविधा उपलब्ध कराई गई थी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मेरा आपसे यह सवाल है कि बदलाव क्यों होना चाहिए अगर उस मकसद को हम नहीं साध पाए हैं तो? हाँ, बिल्कुल, बदलाव क्यों होना चाहिए, बड़ा जायज सवाल है। बदलाव इसलिए होना चाहिए कि हम बहुत आगे निकल कर आ गए हैं, और जिस आधार पे रिजर्वेशन हुआ था, स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, अब हमारे पास ओबीसी का भी रिजर्वेशन है, और उस बदलाव के लिए रिजर्वेशन हुआ था, और हमने देखा समाज में काफी बदलाव आया है। समाज हमारा स्टैटिक नहीं है। जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, उनका सोशल स्टेटस एनहांस हुआ है, उन सबका, जो कि रिजर्वेशन के बेनिफिशियरी हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या जो जनरेशन से रिजर्वेशन के बेनिफिशियरी रहे हैं, उनको ही बार बार ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए, या रिजर्वेशन का आधार बदलना चाहिए? ये एक बहुत अहम मुद्दा है, और सुप्रीम कोर्ट की जो बार बार टिप्पणी आ रही है, या एकेडमिशियंस की आ रही है, या डिफरेंट क्वार्टर्स से आ रही है, जो अनरिजर्व कोटा है उससे आ रही है, वो इसीलिए आ रही है कि जो समाज में अशोक भारती जी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। मैं
एक तो ये बताना चाहता हूं कि यदि हम अगर उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के पहुंचने का प्रोपोर्शन देखें, वो अभी भी जो तथाकथित अगड़ी जातियां हैं उनके मुकाबले में कम से कम 10% कम है। ठीक है, ये एक बड़ा गैप है। दूसरा, हमको ये समझना पड़ेगा कि हम इस देश में इतनी बड़ी आबादी है, अगर हम मंडल कमीशन को देखें तो 52% बैकवर्ड कास्ट हो गए और 25% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो गए। तो करीब करीब 3/4 आबादी जो है, और इस 3/4 आबादी में कितने लोग ऐसे हैं जो जनरेशन से फायदा उठा रहे हैं। हमारा आकलन ये है कि इसमें अगर हम जो शेड्यूल कास्ट, जो अभी जो कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन, कास्ट बेस्ड जो सेंसस आई है, वो ये बताती है कि शेड्यूल कास्ट के 83% लोग ऐसे हैं जो 5,000 रुपए से कम कमाते हैं। 83%। हमें 83% की चिंता करनी है या हमें 10% की चिंता करनी है, 12% की चिंता करनी, ये देश को सोचना है। चिंता सबकी होनी चाहिए वैसे। नहीं, मैं कह रहा हूं आपकी ये चिंता की, हाँ। लेकिन हमारी जो नीतियों का फैसला है, देखिए लॉ ये कहता है कि निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे 1000 दोषी छूट जाएं। लेकिन आपका जो आर्गुमेंट है विजय लक्ष्मी जी, वो ये कह रहा है कि आप निर्दोष को फांसी पे चढ़ा दीजिए और चाहे जो है किसी भी उसको फांसी पे चढ़ा दीजिए और दोषी जो चाहे एक ही हो। इसलिए मेरा मानना यह है कि हमको ये समझना पड़ेगा, अगर 80, 85, 90% अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोग शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, न्यूट्रिशन उनके इंडिकेटर खराब है, हेल्थ में उनके इंडिकेटर खराब है, स्कूल तक वो ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जहां मास्टर जाता नहीं है, उस शिक्षा व्यवस्था को सुधार, तो ये चीजें हमको देखना पड़ेगा कि यदि अगर दूसरा तो स्कूलों में, एक मिनट, नित्यानंद अगस्ती जी, क्या उन स्कूलों में वो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, गांव में जो रहते हैं अगड़ी जाति के जो बच्चे हैं, उनके पास भी तो सुविधाएं वही हैं, अगर वो कोई गांव में रह रहा है। प्रतिशतता बताएं, बात उसी का, उनकी प्रतिशतता बताएं, कितने बच्चे वहां पढ़ते हैं। जो विद्यार्थी वहाँ का जो अगड़ी जाति का बात कर रहे हैं, वो भी उसी स्कूल में, सरकारी स्कूल से ही पढ़ता है, तो क्या वो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ये जो आरक्षण के हिसाब से, आरक्षण के द्वारा रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहे हैं। देखिए, हम जो है ना, हम चीजों को मोनो डायमेंशन में कन्वर्ट करके देख रहे हैं। नहीं, हम केवल एक पक्ष में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमको व्यक्ति के विकास की जो मल्टी डायमेंशनल फिगर है उसको देखना पड़ेगा। व्यक्ति केवल लेकिन जो व्यवस्था है, गोपाल, उसका परिवार है, उसका पूरी गोपाल जी, एक मिनट, आपकी बात हो गई सर। मौजूदा व्यवस्था में जिन्हें फायदा मिलना चाहिए, क्या उनको फायदा मिल रहा है? देखिए, आज की स्थिति अगर हम एनालिसिस करें और इम्पार्शियल वे में, तो आज आरक्षण की आवश्यकता अभी देश में है, क्योंकि समाज का बहुत बड़ा वर्ग अभी विकास से वंचित है, और यह इसी को बात में ध्यान रख के ही करना चाहिए। उस विकास समावेशी होना चाहिए। जो कुछ लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो इसमें कुछ योग्यता और उसको हानि भी होगी, उसको भी हानि हो तो कोई बात नहीं, लेकिन समाज का विकास समावेशी होना चाहिए, सब वर्ग तक पहुंचना चाहिए। अब आरक्षण की जो आवश्यकता, उसमें एक चीज ध्यान ये रखनी पड़ेगी कि आरक्षण जाति को ऊपर लाने के लिए है, पिछड़ी जातियों को ऊपर करने के लिए, ना कि उनके वोट खरीदने के लिए। हमारे यहाँ पे जो राजनीतिक पार्टियों ने आरक्षण को वोट खरीदने की मशीन बनाई है, इसके कारण ये कंफ्यूजन है। अगर उनको ऊपर उठाने के लिए होता तो आज वो जातियां भी ऊपर उठती और आरक्षण की आवश्यकता भी खत्म। अजय आलोक जी, गोपाल जी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, फिर भी आप उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर देते हैं। अरे, इनके आदर्श पे तो हमें डाउट होने लगता है ना, क्योंकि हार्दिक पटेल आपको तो डाउट रहेगा ही, जो कि इतने कांस्टेंट सपोर्ट में रहते हैं, जो इतने कांस्टेंट सपोर्ट बीजेपी के रहते हैं, उनको लुभाते रहते हैं 15 साल से कि आरक्षण दे देंगे। मुझे आज इन सब की बातों से सुन के एक बात याद आ रही है माननीय काशीराम जी की, जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि क्यों आरक्षण पे इतना बवाल मचा रहे हो, सबको आरक्षण दे दो। देश की 120 करोड़ आबादी को आरक्षण करने वाली बातें संख्या भारी, उसकी इतनी नहीं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कर दीजिए ना, बराबर बांट दीजिए। फिर आरक्षण का मतलब क्या रहेगा? संख्या गणना रिपोर्ट भी आ गई है। आप क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों विरोध कर रहे हैं? अजय जी, साफ कहिए कि आप आरक्षण का विरोध करते हैं। आ गई है। अजय जी, स्पष्ट कहिए कि आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। आप मुझे बात खत्म करने दीजिए। अखिलेश जी, ऐसे बात नहीं होगी, मुझे बात खत्म कर लेने दीजिए। जाति आधारित आपके पास जनगणना रिपोर्ट आ गई, जिसमें लोग कहते हैं कि 55% ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि 5000 से आबादी के नीचे काम करने वालों की संख्या अभी भी लगभग 58% है। तो देश को यह जानने का हक है कि कौन सी जाति के वो लोग हैं। तो जब उस जाति के लोग का आप नाम बताएंगे, तब इस देश का बजट उन जातियों के लिए काम करेगा।
तो इसी पे आज से 15 साल 20 साल पहले काशीराम जी ने कहा था कि देश में संख्या के आधार पर आरक्षण कर दो, झंझट ही खत्म हो जाएगा। अगरों की आप जनरल की बात कर रहे हैं, अगरों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, सबको उनके अनुपात दे दीजिए आरक्षण, तब तो आपका आरक्षण 50% से ऊपर चला जाएगा। आज अगर रिव्यू करने की जरूरत है, आज रिव्यू करने एक मिनट खत्म कर लूं, एक मिनट खत्म कर लूं, उसके बाद बताता हूं। एक मिनट दीजिए मुझे, अरे एक मिनट दीजिए। मैं ये बात कह रहा हूं कि जाति आधारित रिपोर्ट के हिसाब से अगर आरक्षण को रिव्यू करना है तो रिव्यू कीजिए ना, किसने मना किया है? आप देखिए कौन सी जातियां हैं जो भी पिछड़ी हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम 50% से भी ज्यादा आरक्षण बढ़ाएंगे, इसके लिए हम पार्लियामेंट में कानून लाएंगे, कौन रोकता है हमें? एक छोटा सा प्रश्न, राजनीतिक पार्टी के पास, आप बोल रहे राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति है। अजय जी, इसका मतलब है कि आप आरक्षण को रिव्यू करने के पक्ष में हैं, यह स्पष्ट करिए ना, आप घुमा फिरा हम आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में हैं। अरे हम आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में हैं, वो कह रहे हैं आरक्षण को बढ़ाने के पक्ष में, लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर आरक्षण को रिव्यू करने की बात होती है तो रिफॉर्म का कोई मॉडल क्यों न तैयार हो? मेरा आपसे ये सवाल है, क्यों नहीं तैयार हो? देखिए क्या दिक्कत है? सबसे आप भी सरेंडर इसलिए फिर बाद में कर देंगे, मोहन भागवत बयान देते हैं, बाद में बीजेपी के नेता इसलिए बयान देने लगते हैं कहीं बिहार में उनको नुकसान ना हो जाए चुनाव में, तो इससे क्या वाकई आपको लग रहा है कि जिस तबके को इसका फायदा मिलना चाहिए मिल रहा है? देखिए, यह जो जिस तबके को इसका आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए उसमें से बहुत सारी कमियां हैं, उनको दूर करना हमारा फर्ज है, लेकिन आरक्षण जातिगत आधार पे होना चाहिए प्रिंसिपली। यह इस चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, बात प्रिंसिपल की करने और रास्ते की वोट बैंक की जो राजनीति होती है प्रोफेसर विजय लक्ष्मी जी, जनगणना की रिपोर्ट जारी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जब हम आरक्षण की व्यवस्था देखें भी, दलित में देखें या पिछड़ों में भी देखें, वहां क्रीमी लेयर है और वहां से जो लोग आ रहे हैं उनको उसका ज्यादा फायदा मिल रहा है। यही चिंता के विषय है और ये भी एक चिंता का विषय है कि रिव्यू होगा या नहीं होगा। क्या हम रिव्यू के लिए तैयार हैं कि पिछले 60-65 सालों में जो आरक्षण की नीति चली है, जिसमें एड ऑन हो गया है हमारा ओबीसी रिजर्वेशन भी, इसको रिव्यू करने की आवश्यकता है, ये सभी शिक्षाविद और सभी लोग समझते हैं। आरक्षण का मायने ये नहीं है कि जो क्रीमी लेयर है जिनको आरक्षण मिलता रहा है वो उन्हीं को जनरेशन टू जनरेशन बार बार उनको आरक्षण मिलता रहे। जो गांव में गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो चलो आप इसको SC ST रिजर्वेशन से ही जोड़कर देख लें, आप अपर कास्ट रिजर्वेशन को छोड़ दें, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी छोड़ दें, आप सिर्फ SC ST और OBC रिजर्वेशंस को ही देखें, तो भी आप देखिए सिर्फ क्रीमी लेयर उनमें जो है उन्हीं को रिजर्वेशन बार बार मिलता है, उन्हीं को ये सारे फायदे खामी दूर क्यों ना हो? अशोक भारती जी, ये जो बार बार सवाल खड़ा होता है और आप लोग भी इस पर कुछ तो करते होंगे, कुछ आंकड़े आपके पास भी रहते होंगे। बिल्कुल बता रहा हूं। देखिए, मैं एक तो ये बात बताना चाहता हूं कि विद ड्यू रिस्पेक्ट कि हमारे जो ज्यादातर विश्लेषण है, हमारे ज्यादातर जो धारणाएं हैं, वो धारणाएं हैं, उनका साइंटिफिक कोई एनालिसिस, कोई रिसर्च हमारे पास नहीं है। नहीं तो विजय लक्ष्मी जी बताएं मेरे को, उनके पास कहां आंकड़े हैं? मैं बताता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4000 सीट खाली हैं जहां प्रोफेसर होने चाहिए, टीचर होने चाहिए, क्यों नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी में? बताइए मेरे को, क्यों नहीं भर्ती कर रहे उनको? तो आप बताइए, सरकार के प्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं, बताइए कितने IAS में तो 15% भर्ती होती है ना शेड्यूल कास्ट की, ट्राइबल में 7.5% भर्ती होती है। लेकिन ये स्थिति क्यों है? देखिए, आप भी थोड़ा आत्मचिंतन कीजिए, मुझे जरा बताइए ईमानदारी से, राजनीति से अलग हटके। नहीं, बिल्कुल बीजेपी के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, जेडीयू के नुमाइंदे, हर कोई कह रहे हैं कि आरक्षण होना चाहिए, है भी आरक्षण, बिल्कुल 68 साल से है, लेकिन इसके बावजूद ये स्थिति क्यों है? फिर मैं बता रहा हूँ, फिर आप लोग भी जिम्मेदार हैं। आपको बिल्कुल उसी बात बता रहा हूँ। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि यदि अगर 15% शेड्यूल कास्ट IAS में भर्ती होते हैं, 7.5% शेड्यूल ट्राइब में भर्ती होते हैं, अगर 2 लोग आज की तारीख में केवल अगर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, तो ये बाकी जो 100 लोग हैं वो कहां गए? इसका मतलब ये कि हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं एक ऐसा बॉटलनेक है जो उस लेवल के बाद दलितों को जाने से, आदिवासियों को पहुंचने से रोकता है, और उस बॉटलनेक को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तो आप पॉलिटिकल क्लास को ही ला रहे हैं सवालों के घेरे में। नहीं, उसको एक तरफ तो रिजर्वेशन भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ बॉटलनेक की बात आप कर रहे हैं। देखिए, ऐसा जाके फंसा भी दिया गया है। ऐसा है कि हमारी जो राजनीतिक क्लास है, जो पार्लियामेंट में जाती है, जो सरकार बनाती है, उसी से तो हमारी उम्मीद है। अगर उसको अगर सवाल नहीं करेंगे तो किसको सवाल करेंगे? आप तो नीति बनाएंगे नहीं, मैं तो नीति बनाऊंगा नहीं, मैडम तो नीति बनाएंगे नहीं, नीति तो सरकार बनाएगी। और अगर सरकार मैकेनिज्म क्रिएट नहीं करती है रिजर्वेशन को लागू करने का, और
आपने सही कहा कि पिछले 65 साल में नहीं हुआ। मैं कहता हूं आप 5 साल में कीजिए, आप करके दिखाइए। आप जीते दलितों का विश्वास, आप जीते पिछड़ी जातियों का विश्वास, आप करके दिखाइए। अरे कई नेता है सर जो दलितों के नाम पे बड़े नेता बन गए, बहुत बड़े बड़े नेता हुए। किसने क्या भरोसा जीता आप ही जानते हैं, हकीकत क्या है, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन नित्यानंद अगस्ती जी, मुझे जरा ये बताइए, क्यों ना आप जब 12वीं तक की शिक्षा देते हैं हायर एजुकेशन से पहले, उस दौरान ही एक सिस्टम बना दिया जाए, इतना आप उनको तैयार कर दें कि आगे रिजर्वेशन की जरूरत ना पड़े। क्या हम वहां चूक जाते हैं इसलिए फिर आगे हमें रिजर्वेशन देना पड़ता है? कभी हमें लगता है प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं। अभी अशोक भारती जी ने बताया स्कूल्स में टीचर्स नहीं है, स्कूल में बिल्डिंग नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसे सर्वे एग्जैक्ट फैक्ट तो अभी नहीं है मेरे पास। बिना बिल्डिंग के स्कूल चलते हैं, पेड़ के नीचे स्कूल चलते हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हर राज्य ऐसा साहब। एक पॉइंट प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ये नेता उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। प्रोबेबली हमें लगता है 12वीं पढ़ने के बाद वो वोटर बन जाता है। वोटर बनने के बाद उसको अपने तरफ खींचना है। रिजर्वेशन हैज बीन यूज्ड एज ए पॉलिटिकल टूल ओनली। फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जाते जाते सरकार, पिछले यूपीए सरकार जाते जाते क्या आवश्यकता थी, चुनाव से पहले स्पेशल वो बना करके प्रोविजन जाटों को आरक्षण में जोड़ना। फिर कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको नकारा। अभी महाराष्ट्र में मराठा, जिसके लिए गर्व करता है देश, वो भी आरक्षण मांगने लगते हैं। पॉलिटिकल क्लास उनको बोलता है हम भी इंक्लूड करेंगे उनको। पटेल भी मांग रहे हैं। तो इस पटेल, ठीक बिहार चुनाव से पहले पटेल गुजरात में उनको प्रमोट किया जाता है कि आप भी डिमांड करो। तो इस प्रकार का युवाओं को भ्रमित करने की बात है। प्राइमरी स्कूल और बेसिक एम्यूनिटी प्रोवाइड ना करके 12वीं करने के बाद वोटर बन जाए, अजय आलोक जी, क्या वोटर बन जाने के बाद उनको भ्रमित करना, आरक्षण के नाम पर उनको भ्रमित करना, यही काम है। छोटा सा जवाब दीजिएगा सर, समय नहीं। अजय जी। अखिलेश जी, मैंने तो शुरू में ही बोला था कि सबसे पहले जरूरी है कि प्राइमरी स्कूल और स्कूलिंग को इंप्रूव करना। 12वीं तक पहुंचेगा तभी तो आरक्षण लेगा। अभी हमारे बीजेपी के मित्र बहुत आदर्शवाद दिखा रहे थे, अभी बोले कितनी आदर्श बातें कर रहे हैं। तो जरा प्रधानमंत्री जी भी आरक्षण के दायरे में आते हैं, क्यों नहीं घोषणा कर देते हैं प्रधानमंत्री खुद, अपने मंत्रियों से घोषणा करवा दें कि मैं भी आरक्षण छोड़ता हूं, क्रीमी लेयर की बात यहीं से शुरू करें। क्यों नहीं पहल करते? नहीं करवा देते? एलपीजी छोड़ने की घोषणा की है कि मैं आरक्षण का लाभ नहीं लूंगा। अजय जी, अब मुझे सुन बोले लीजिए। रामविलास पासवान, मैं भी आरक्षण नहीं लूंगा। अजय जी, एक मिनट सुन लीजिए। आप, हम आरक्षण के पक्ष में, आदर्श की बातें करना अच्छा है, ग्राउंड पे काम करना आप लोग के बस की नहीं है। महत्वपूर्ण बात जरूर आनी चाहिए कि आरक्षण केवल योग्यता बढ़ाने का ही टूल नहीं है। आरक्षण केवल, क्योंकि हमारे देश में जातिगत राजनीति बहुत अंदर तक घुस चुकी है, तो सब योग्यता के आधार पे भी कई लोग डिस्क्रिमिनेशन पे आ जाते हैं। चलिए, मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का चर्चा में शिरकत करने। मैडम टाइम नहीं है, माफी चाहूंगा, आप थोड़ा देर से जुड़ी थी चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का आज इस चर्चा में जुड़ने